फिजिकल ज्योग्राफी में अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो अभिनव मत हैं, रिसेंट व्यूज़, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक तथा मानवकृत भूकंपों की लहरों की गति तथा उनके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 मंडल में विभाजित किया जाता है। पहला है क्रस्ट, फिर है मेंटिल और फिर है अंतरतम या जिसे कोर कहते हैं। ये जो उपविभाग किए गए हैं, भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर इन 3 प्रमुख मंडलों के उपविभाग किए गए हैं। कौन से मंडल? क्रस्ट, मेंटिल तथा अंतरतम। इन मंडलों, खासकर क्रस्ट की गहराई के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। क्रस्ट की मोटाई M.J. ब्रॉडशॉ, A.J. एबोट और A.P. गेल्सथ्रोप के अनुसार महाद्वीपों के नीचे 50 किलोमीटर तथा महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अंतर्गत जो रिसर्च हुए, उनके परिणामों के अनुसार 30 किलोमीटर तथा अन्य जो स्रोत हैं उनके अनुसार 100 किलोमीटर बताई गई है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर क्रस्ट को भी 2 उपविभाग में विभाजित किया जाता है। वो कौन से हो गए? ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट। क्योंकि निचली क्रस्ट में पी लहर की गति ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होती है। ऊपरी क्रस्ट में पी लहर की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा निचली क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्रस्ट को 2 भागों में विभाजित कर दिया, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व है 2.8 और निचली क्रस्ट का घनत्व 3.0 यानी 3 है। प्रारंभ में ये जो दोनों उपमंडल हैं, इनकी संरचना में अंतर बताया गया था, परंतु आधुनिक जो विवरण है उनके आधार पर दोनों की संरचना समान बताई जाती है। और जो घनत्व में अंतर हम देख रहे हैं, जैसे ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 और फिर उसका निचली क्रस्ट का 3 है, ये दबाव के कारण हुआ है। कैसे? ऊपरी क्रस्ट के खनिजों का निर्माण निचली क्रस्ट के खनिजों के निर्माण की तुलना में अपेक्षाकृत कम दबाव पर संपन्न हुआ है। यानी ऊपर की बजाय नीचे दबाव ज़्यादा होने के कारण घनत्व भी ज़्यादा। फिर आता है मेंटिल। पहला अपना क्या था? क्रस्ट, उसके बाद आता है मेंटिल। अब देखिए, क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक बढ़ोतरी हो जाती है। निचली क्रस्ट में पी की गति कितनी थी?
अपन ने पहले किया 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति बढ़कर 7.9 किलोमीटर से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मैंटिल के मध्य एक असंबद्धता का निर्माण होता है, डिसकंटिन्यूटी। और इसके बारे में सबसे पहले 1909 में ए मोहोरोविकिक महोदय ने बताया। अतः इसे मोहोरोविकिक असंबद्धता या मोहो असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। किसे? जो निचली क्रस्ट में पी की जो लहर है उसकी गति अचानक से जो बढ़ जाती है 6.9 से 7.9 किलोमीटर से 8.1। तो इस तरह से निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य एक डिसकंटिन्यूटी का जो निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहोरोविकिक असंबद्धता। मोहो असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटिल का विस्तार है। उसके बाद पृथ्वी का अंतरतम प्रारंभ हो जाता है। मेंटिल की मोटाई पृथ्वी की समस्त अर्धव्यास 6371 किलोमीटर के आधे से कम है, परंतु पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 68% भाग मेंटिल में व्याप्त है। प्रारंभ में मेंटिल को 2 उपभागों में विभक्त किया गया था। उसका कारण क्या था? भूकंपीय लहरों की गति तथा घनत्व में अंतर के आधार पर। ऊपरी मेंटिल मोहो असंबद्धता से 1000 किलोमीटर की गहराई तक तथा निचली मेंटिल 1000 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक। परंतु इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स द्वारा या उसके आधार पर इसे, जो आप चित्र में भी देख पा रहे हो, निम्न भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है मोहो असंबद्धता से 200 किलोमीटर की गहराई का भाग, जो आप इसमें देख रहे हो 0, 30, 200, 700, 2900, 5150, 6371। दूसरी तरफ आप घनत्व देख रहे हो 2.9, 3.3, फिर उसके बाद 4.3, फिर 5.5, 10। इस तरह से आप सब देख पा रहे हो। तो जो भाग की वो पहला क्या था? मोहो असंबद्धता से 200 किलोमीटर की गहराई का भाग। फिर है आपका 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक। फिर है 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक का भाग। ऊपरी मेंटिल जो है में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है। इस भाग को निम्न गति का मंडल कहते हैं। ये किसके आधार पर है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। तो ये था अपना मेंटिल। अब अपना अभिनव मत के अनुसार तीसरे जो भाग है अंतरतम, उसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। अंतरतम का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक है, मतलब 6371 तक है। मेंटिल ओब्लिक अंतरतम सीमा 2900 किलोमीटर
को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं या गुटेनबर्ग विसर्ट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इस सीमा या गुटेनबर्ग असंबद्धता के सहारे, कौन सी सीमा? मेंटल ओब्लिक अंतरतम सीमा 2900 किलोमीटर। इस सीमा या गुटेनबर्ग असंबद्धता के सहारे घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन तथा पी लहर की गति में अचानक वृद्धि होती है। अब घनत्व में परिवर्तन कितना हुआ? ऊपरी मेंटिल का घनत्व है 5.5 और नीचे अंतरतम का घनत्व जो है 10। पी लहर की गति में जो वृद्धि हुई वो हो गई 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। और नीचे जाने पर ये घनत्व 12 से 13 तथा केंद्र पर 13.6 हो जाता है। इस तरह अंतरतम का घनत्व मेंटिल के घनत्व से 2 गुना से अधिक है, परंतु इसका आयतन समस्त पृथ्वी के आयतन का मात्र 16% और द्रव्यमान का 32% है। अंतरतम को ही 2 उपभागों में विभक्त किया जाता है। पहला है बाह्य अंतरतम यानी आउटर कोर, दूसरा है आंतरिक अंतरतम यानी इनर कोर, जो आप इस चित्र में भी देख रहे हो, आउटर कोर और इनर कोर। डायग्राम में आप सबसे पहले क्रस्ट, ऊपरी मेंटिल, निचली मेंटिल, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। और ये विभाजक सीमा 5150 किलोमीटर की गहराई पर निश्चित की गई है। इसमें आप चित्र में देख पा रहे हो। इस तरह बाह्य अंतरतम का विस्तार 2900 किलोमीटर, जो ऊपर लिखा हुआ है, से 5150 किलोमीटर की गहराई के बीच है। इस मंडल में भूकंपीय एस लहर प्रविष्ट नहीं हो पाती है। और एस लहर का अपन ने क्या गुण बताया था कि तरल अवस्था में वो नहीं जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः इस मंडल को तरल अवस्था में होना चाहिए। 5150 से 6371, जो आप इसमें चित्र में देख पा रहे हो, किलोमीटर की गहराई तक का भाग आंतरिक कोर या आंतरिक अंतरतम के अंतर्गत आता है, जो ठोस अवस्था में है और घनत्व 13.6 है। पी लहर की गति 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के, ये जो चित्र है इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के विभिन्न मंडलों में उनकी गहराई तथा घनत्व को दर्शाया गया है। और सामान्यतः ये विश्वास किया जाता है कि कोर की रचना लोहा एवं निकल से हुई है। दूसरी संभावना क्या है कि कोर की रचना सिलिकेट से मानी जाती है, लेकिन अत्यधिक दबाव पर इलेक्ट्रॉनिक संरचना टूटकर धात्विक पदार्थों में बदल गई है, जिस कारण घनत्व अधिक हो गया है। फिर जो तीसरी संभावना है उसके अनुसार प्रारंभ में कोर हाइड्रोजन का बना था, परंतु बाद में कोर में अत्यधिक दबाव के कारण इसका रूपांतरण धात्विक पदार्थों में हो गया। जो ये संभावना है, इसके विपरीत ये मत व्यक्त किया जाता है कि यदि सिलिकेट या हाइड्रोजन में इस तरह का परिवर्तन कोर में स्थित दबाव के कारण मान भी लिया जाए, तो भी उससे उत्पन्न घनत्व इतना नहीं हो सकता जितना
अब इस समय पाया जाता है या है। और इसको समझाने के लिए उदाहरण के रूप में बताया गया कि उदाहरण स्वरूप बुध ग्रह सभी ग्रहों में लघुत्तम है, परंतु उसका घनत्व सर्वाधिक है। अतः लघुत्तम बुध ग्रह के कोर में न्यूनतम संपीड़न अधिकतम घनत्व का सर्जन नहीं कर सकता। वर्तमान समय में जियोफिजिस्ट और भूरसायनज्ञ ये मानते हैं कि पृथ्वी का कोर धात्विक पदार्थों खासकर लोहे का बना है, और अभिनव जो साक्ष्य हैं के आधार पर ये बताया जाता है कि वर्तमान जो है कोर है लोहे का बना है, तो उस पर स्थित दबाव के अनुसार उसका घनत्व और अधिक होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो इस संदर्भ में ये बताया जाता है कि सल्फाइड्स या कार्बाइड्स की कोर में उपस्थिति के कारण उसके घनत्व में कमी हो सकती है या घनत्व में न्यूनीकरण हो सकता है। क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम लोहे का बना है कोर तो उसका घनत्व और अधिक होना चाहिए था, तो उसके लिए ही ये बताया गया कि सल्फाइड्स और कार्बाइड्स की कोर में उपस्थिति के कारण उसके घनत्व में कमी हो सकती है। पृथ्वी के निर्माण काल या उसके बाद उसका बड़े पैमाने पर किसका पृथ्वी का न्यूनीकरण हुआ है, जिस कारण न केवल लौह यौगिक का धातु के रूप में बदलाव या न्यूनीकरण हुआ, बल्कि सिलिकेट का भी सिलिकन के रूप में न्यूनीकरण हो गया। और इस समय बाह्य अंतरतम में सिलिकन की मात्रा 20% तथा लोहे एवं निकल का प्रतिशत 80 है। ये था अपना अभिनव मत के अनुसार हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने की कोशिश की। और इसमें जब आप इसको आपके ये क्वेश्चन आता है, इसको आप डिस्क्राइब करोगे, तो जो ये मानचित्र आपको दिखाया गया, जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, इसको आप बनाते हुए सारा आपको डिस्क्राइब करना है।